ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जा पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निकलो निकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दम्भ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे समक्ष श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष श्री धनंजय सिंह जो समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे सामने संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पिंकी तोमर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुभद्रा कुमारी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता विसारिया जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई जुड़ा हुआ है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका साहब के हम ऋणी, जिनकी वजह से इस रूप में आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त हमको एक्यूप्रेशर से परिचय कराने के लिए प्रोफेसर सुषमा ओझा के भी हम शुक्रगुजार हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत
पूरे विश्व में फैलाने का हमारा विचार है और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे समक्ष शुभा गुप्ता जी उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। थैंक यू सर। जी पिंकी, शोभा गुप्ता जी उपस्थित, इसके अलावा और कोई ज्वाइन किया अभी क्या? नहीं, शोभा गुप्ता जी उपस्थित हैं, बस वो भी वही उन्होंने ज्वाइन किया है। तो हम लोग पढ़ रहे थे। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार जी। नमस्कार। हरगुरिंदर सिंह जी उपस्थित हो गए हैं जो बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। भट्ट दर्शन जी उपस्थित, उनका स्वागत है। राजकुमार जी उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि चाइनीज दर्शन और आयुर्वेदिक दर्शन। तो आयुर्वेदिक दर्शन के आधार पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का विकास हुआ। वो एक्यूप्रेशर जो मूल रूप से विकास चाइना में हुआ था, तो उसमें जो सिद्धांत आए चाइनीज सिद्धांत में, उसमें इन और यांग का सिद्धांत आया और एक पंचतत्व का सिद्धांत आया और प्लस एक मेरिडियन सिद्धांत आया जो बहुत पॉपुलर हुआ। तो इन यांग सिद्धांत और मेरिडियन सिद्धांत बहुत पॉपुलर हुए। मूल रूप से जो हम लोग देखें तो जो 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है उनका मूल केवल इन और यांग में निहित है और शेष उसके वानगी है। क्योंकि अगर यांग को हम लोग गर्म मानेंगे, प्रसन्नशील मानेंगे, तो जो गर्मी वाला एलिमेंट है शरीर में वो यांग की शक्ति के रूप में होगा। तो गर्म ठंडा का जब होगा तो इन और यांग आ जाएगा। जब हम कहेंगे कि अंतर बाहर, तो बाहरी यांग है, तो अंतर इन वाला हो गया, तो वो भी यांग और इनका प्रस्फुटन है कहीं ना कहीं रूप में। कम और अधिक की जब बात करेंगे तो यांग जब अधिक हो जाएगा तो नेचुरली हम लोग मानेंगे कि यांग चूंकि गर्मी वाला एलिमेंट है इसलिए वो अधिक होकर के और आपको, तो वो भी इन यांग की कहीं ना कहीं उसका रूपांतरण है। तो हम लोग आगे इसी इन यांग सिद्धांत पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आइए ये जो फिलोसफिकल कंसेप्ट है उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इन यांग है तो चाइनीज दर्शन का ये दार्शनिक सिद्धांत है, इसको आधार पर समझना आवश्यक होगा। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति को ताओ कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा प्रकृति अविभाज्य संपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो विभाजित नहीं की जा सकती है और वो संपूर्ण है। एकत्व के दृष्टिकोण, एकत्व माने वो एक है, ऐसा नहीं कि प्रकृति दो। तो प्रकृति जो है एक ही है और प्रकृति दो नहीं है, तो एकत्व के दृष्टिकोण से हो गई। और दूसरा कार्यकारी शक्ति, वही कार्यकारी शक्ति है ईश्वर की जो शक्ति है, या प्रकृति जो आप कहना चाहें, ईश्वर कहना चाहें या कोई सत्ता कहना चाहे, उस सत्ता की जो कार्यकारी शक्ति है वो क्या है? प्रकृति के रूप में अविभाज्य है। तो वो अब प्रकृति ने क्या किया? प्रकृति ने अपने को व्यक्त किया। व्यक्त कैसे किया? दो रूपों में व्यक्त कर दिया। एक रूप यांग हुआ और एक इन हो गया। तो दोनों शक्तियां थी प्रकृति की। तो इन शक्तियों के आधार पर प्रकृति ने अपने को प्रकट किया। और ये प्रकट करने के बाद क्या हुआ कि जो भी कोई भी वस्तु आपको दिखाई पड़ रही होगी उसमें इन और यांग का ही होगा। कोई भी घटना, कोई भी वस्तु, कोई परिस्थिति, वो इन और यांग का प्रस्फुटन है। कैसे? समय को हम कहेंगे, समय को अगर समय को विभाजन करें तो दिन और रात में होगा। अगर हम किसी
नारी पुरुष के संबंध में बात करें तो स्त्री पुरुष दो रूपों में है, तो स्त्री और पुरुष है। उसी तरह हम लोग अगर कहें कि सर्दी गर्मी तो भी दो ऋतुओं को विभाजन हो गया। स्पेस की हम बात करें तो स्पेस दो रूप में होगा, कहाँ, एक अंदर एक बाहर और एक ऊपर एक नीचे, ऐसे तो होगा। तो एक अंदर होगा, एक बाहर होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। तो ये भी आपका स्पेस का, तो यानी दो प्रकृति दो ध्रुवी हुई ना, एक इन और यांग की। इसको हम लोग आप घटनाओं में देख सकते हैं, किसी भी काल में देख सकते हैं, तो समय में भी। तो अब एक और विचार आया कि क्या ये प्रकृति की शक्तियां निरपेक्ष है? एब्सोल्यूट, एक दूसरे से संबंध नहीं है इनका, नहीं, इनका संबंध है। ये दोनों शक्तियां जो है एक निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। यानी इन कभी यांग का रूपांतरण कर सकती है और यांग कभी इनका रूपांतरण कर सकता है, एक दूसरे के सापेक्ष है। यानी हमको कभी ये तय करना होगा कि कौन सा इन है कौन सा यांग है। तो हमको दो घटनाओं की या दो तुलनात्मक रूप से दो चीजों की आवश्यकता होगी, और हम कोई कंडीशन दे देंगे कि हम किसके रूप में माने। क्या हम माने शक्ति के रूप में, क्या हम माने मोटाई के रूप में, क्या हम लंबाई के रूप में, या ऊंचाई चौड़ाई के रूप में। तो अगर ये हम बता देते हैं तब हम कह सकते हैं कि वो इन है, ये यांग है। तो जो यांग है वो इन हो सकता है, जो इन है वो यांग हो सकता है। तो इन और यांग व्यक्त प्रकृति की ऊर्जा और शक्ति स्रोत है। हमने कहा ना कि व्यक्त प्रकृति की जो सत्ता है, उस शक्तिशाली को उसने और उन्होंने अपने दो रूपों में प्रकट किया है। तो वो उसकी ऊर्जा या शक्ति स्रोत है दोनों। और क्या हुआ, सृष्टि में जो भी उत्पन्न हुआ है, जो भी उत्पन्न हुआ है, वो या तो पहले इन और यांग से उसकी रचना हुई। कोई भी आप माने कि कोई भी समय घटना, कोई भी घटना परिस्थिति व्यक्त रूप में कहीं दिखाई पड़ रही है, उत्पन्न हुई है, तो या तो इन रूप है या यांग रूप है। अब जब सत्ता बन गई तो इनकी शक्ति नीचे की ओर चली गई और नीचे की जाकर के उसने पृथ्वी की रचना किया, और यांग की शक्ति विरल होने के कारण ऊपर की ओर उठी और उसने स्वर्ग की रचना कर दिया। और वहां स्वर्ग और सूर्य, सूर्य रिप्रेजेंटेटिव हो गए स्वर्ग के, तो सूर्य वहां हुए, और ये आकाश और ये कहना चाहिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में मानव की रचना हुई। तो ये, तो इस रूप में हम लोग इन और यांग को समझ सकते हैं। अब जैसे देखिए, जल हमारा नीचे की ओर जाता है, तो जल इन स्वरूप है, इनके रूप में, इन नहीं है, इनके रूप में है। और अग्नि ऊपर की ओर जाती है, अग्नि की, तो अग्नि जो है यांग स्वरूप है, क्योंकि यांग की शक्ति ऊपर जाने चाहिए। तो ये जो ऊपर की शक्ति जा रही है वो यांग स्वरूपा है। और इन जो है, जैसे हमारा जल जा रहा नीचे की ओर, आप पानी गिराएं तो नीचे की ओर जाएगा, तो हमारा इन स्वरूपा है। अब स्वर्ग या आकाश की शक्ति सूर्य के रूप में है, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य रिप्रेजेंटेटिव है स्वर्ग के, तो वो क्या है, वो प्रकट रूप में वही है, तो वो यांग शक्ति है। तो ऊपर की ओर सूर्य है, वो यांग है, क्योंकि वही रचना हुई है। नीचे पृथ्वी है, तो चलिए पृथ्वी इन है। तो अब तुलना करिए, यांग क्या है, सूर्य क्या है, चमकीला है, प्रकाशमान है, प्रकाशमान है, विशाल है, पृथ्वी की तुलना में बहुत विशाल है, उसमें बहुत ऊर्जा है, गर्म है। इसके तुलना में क्या है, पृथ्वी ठंडी है, सूर्य की तुलना में पृथ्वी ठंडी है, पृथ्वी कम चमकीली है, पृथ्वी कॉम्पैरेटिवली अंधकार पूर्ण है, ठीक है। तो अब और उस तुलना में छोटी तो है, तो इस रूप में अगर देखें तो छोटे रूप में भी इन है, कम चमकीले होने के कारण भी इन है, अंधकार पूर्ण होने के कारण भी इन है। तो ये इस अवधारणा पर कि हमारा पृथ्वी सूर्य, अगर हम पृथ्वी की तुलना चंद्रमा से करने लगे और कहें कि हम तुलनात्मक रूप से कहें कि आकार में कौन होगा, तो आकार में पृथ्वी बड़ी है चंद्रमा से, तो पृथ्वी यांग हो जाएगी और चंद्रमा हमारा इन हो जाएगा।
क्योंकि उस समय चंद्रमा के आकार पृथ्वी के आकार से बहुत कम है। तो लेकिन निरपेक्ष क्यों कहा गया, सापेक्ष क्यों कहा गया, रिलेटिव क्यों कहा गया? क्योंकि अगर हम आप कहें कि ऊंचाई और गहराई क्या है, क्या गहराई से ऊंचाई को आप पृथक कर सकते हैं? क्या दिन को रात से पृथक कर सकते हैं? वो जैसे नहीं कर सकते, अंधकार को प्रकाश को नहीं कर सकते अंतर, क्योंकि जैसे जैसे अंधकार है तो हम कहेंगे प्रकाश नहीं है, प्रकाश है तो यानी अंधकार नहीं है। तो और फिर प्रकाश के बाद अंधकार, अंधकार के बाद प्रकाश, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन है। और इसलिए हम लोग इसको, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको एक साइक्लिक सिद्धांत में माना। साइकिल माने एक साइकिल माना। तो इन यान की विशेषता ये है। एक और विशेषता है क्या, अपने आप में कोई संपूर्ण नहीं। ये नहीं कह सकते कि इनमें यांग का प्रतिनिधित्व है और यांग में इनका प्रतिनिधित्व है। तो उसको उन्होंने इस रूप में प्रकट किया ये बात। और आप जो लोग पहले देखते थे वो दूरदर्शन में ये उसका आता था। तो अब देखिए, जो इसमें काला भाग है वो इन भाग है। अब उसमें जो सफेद सफेद भाग दिया हुआ यांग है, और दूसरा जो यांग है वो सफेद वाला भाग है, उसमें बीच में इन, यानी अंश दोनों के बीज मौजूद है। इनमें यांग का बीज मौजूद है और यांग में इन का बीज मौजूद है। ये दोनों इस रूप में हम लोग इसको, इन यांग को उन्होंने प्रकट किया था। उन्होंने, अगर यांग को हम लोग माने गर्म है, प्रसवनशील है, प्रकाशमान है बहुत, तो इनको सर्द, संकुचनशील और अंधकार युक्त माने। तो अब यही तो हम लोग दे रहे हैं कि ऊपर सूर्य है, वो चमकीला है, प्रकाशमान है। अब इन्होंने उनके जो उन्होंने दृष्टांत दिया, जो उदाहरण दिया, वो कैसे दिया कि एक उन्होंने बताया कि एक पर्वत है, उसके सामने सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो चूंकि हम लोग मानते हैं प्रकाश होना यांग भाग है, तो हम लोग कह रहे हैं कि जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं जिस भाग में, वो यांग है। जिस भाग में सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है वो अंधकारपूर्ण है, तो वो इन है। उसी तरह जैसे सूर्य ऊपर उठेगा वैसे वैसे पर्वत ये है, तो पर्वत का ये भाग अंधकारपूर्ण हो जाएगा और ये भाग चमकीला हो जाएगा। तो यानी फिर ये भाग जो है यांग हो गया और ये भाग इन हो गया। तो यही रूपांतरण है कि पहले जो भाग यांग था, दूसरा भाग पीछे वाला भाग इन था, अब वो पीछे वाला भाग यांग हो गया और ये इन हो गया। इस तरह उन्होंने इसको चित्रित किया था। चंद्रमा में, अब चंद्रमा मान लीजिए रात में चंद्रमा आया, तो चंद्रमा उगा, तो जिस जगह चंद्रमा की किरणें पड़ी उनको कह दिया कि ये चमकीला है, इसलिए ये यांग है। जहां चंद्रमा किरणें नहीं पड़ रही है वो इन था। बाद में चंद्रमा फिर अपना अपना आकार वो जो आया ऊपर से नीचे आता हुआ आया, तो उसने पीछे वाले भाग को प्रकाशित कर दिया और सामने वाले भाग को प्रकाशित नहीं किया, अंधकारपूर्ण हो गया। तो जो अंधकारपूर्ण हो गया वो इन हो गया और ये यांग हो गया, यानी परिवर्तन हो गया इन और यांग में। तो इसीलिए सापेक्ष उसको कहा गया। अब क्योंकि प्रत्येक वस्तु चलायमान है, इसलिए सभी प्रक्रिया एक चक्र में, एक साइकिल में, उसको मान एक साइकिल बना दिया गया कि ऐसे चलेगी। तो उस साइकिल को चीनी दर्शन में इसको अब एक और काम आगे कहा कि कारण और प्रभाव। हम लोग कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य। तो कारण और प्रभाव ये नहीं माना इन दोनों के रिलेशनशिप में, यानी कौन कारण है और कौन प्रभाव है। कारण माने जिसकी वजह से कोई चीज हो रही हो। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो काम तो हमारा प्रभाव है, काम किया वो कार्य का प्रभाव है, और जो हमने जो विचार उत्पन्न किया वो हमारा मूल आधार है, उसी को हम लोग कारण कहते हैं। तो कारण और प्रभाव के रूप में इसको नहीं अलग कहा कि इन कारण है और यांग प्रभाव है, नहीं कि यांग कारण है और इन प्रभाव नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा इन के बाद यांग आएगा, यांग के बाद इन आएगा, फिर इन आएगा, फिर यांग आएगा। ये पूरे लाइफ में सब जगह चलेगा। अब
जो ये सिद्धांत है वो समझ लीजिए, मतलब शब्दों का वो, कि सृष्टि का प्रत्येक कण, प्रत्येक चीज, वस्तु, घटना, स्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी घटना हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी कण हो, वो सब इन और यांग में चित्रित कर सकते हैं। कोई भी, इनका अस्तित्व कैसा है? इनका अस्तित्व है अंदर, अंदर में डूबा हुआ। तो नीचे क्यों गई थी ना, तो अंदर में, अंतस्तर जिसको कहें अंदर डूबा हुआ, संगनित, कंडेंस रूप में। और यांग का क्या है? विरल। तो यानी विरल जो चीज है, इसीलिए उसको खोखला कहा गया, इसीलिए उसको खोखला कहा गया है। क्यों? क्योंकि यांग की शक्ति विरल होगी तभी तो ऊपर उठेगी। तो जो भी इन है, इनकी नेचर क्या है? इनका नेचर क्या होगा? निश्चल। अगर कोई आदमी बिल्कुल लेटा हो जाएगा, लेट जाए और कहीं नहीं उठ पा रहे हैं, तो यानी यहाँ इन प्रभावित है उस पर, यानी इन सबसे अधिक हो गई है। स्थिर हो जाए, संकुचनशील हो जाए, सिकुड़ जाए, कि उसमें हम लोग सिकुड़ जाते हैं, यानी इन प्रभावशाली हो जाती है। उसी तरह यांग क्या है? और इन क्या होगा? अंदर की तरफ डूब जाएगा, तो घना 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 हो जाएगा, अंदर अंधकार की तरह घना और छिपा हुआ, अव्यक्त है। तो जो अव्यक्त था वो अंदर, और जो व्यक्त रूप में है, क्योंकि दो एनर्जी के रूप में देखिए, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल जो आपके अंदर है, आपके अंदर 100 पावर है, आप 80 पावर काम करते हैं। जैसे उदाहरण, एक कोई, आप पानी उठाने के लिए मोटर आपके पास है, तो वो लिख के आता है कि इसकी जो ये 50 फीट पानी उठाने की क्षमता रखती है। तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है कि वो 50 फीट पानी उठा सकती है। लेकिन जब आपने देखा तो आपने पाया कि नहीं, 50 फीट तो नहीं, लेकिन ये 45 फीट उठा लेती है। तो जब 45 फीट उठाया, वो उसकी कार्यकारी शक्ति है, यानी वो काइनेटिक एनर्जी है। और जो 50 फीट लिखा हुआ था, उसकी मूल क्षमता है, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, वो इन है। तो इन माने जो आपके अंदर एनर्जी है, और यांग माने जो आपका प्रस्फुटन हो रहा है, जो आप दिखाई पड़ रहा है, जो कार्यकारी शक्ति में दिखाई दे रहा है, वो आपका है। दोनों दोनों क्या शक्तियां एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों रूपों में प्रकट हुआ, दोनों एक ही व्यक्ति प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो दोनों पृथक पृथक तो है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि विरोधी। क्यों? इन यांग को भौतिक आधार, जैसे हमने कहा ना, शरीर के अंदर जो हमारा कॉन्स्ट्रक्शन है, जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो तो इन प्रकृति का है। और जो हम काम कर रहे हैं उससे, वो हमारा यांग प्रकृति का है। तो इसलिए उसको पृथक नहीं कर सकते। इन क्या करता है? यांग को एक भौतिक स्वरूप, भौतिक आधार प्रदान करता है। और यांग क्या करता है? उसी भौतिक आधार पर मूर्त रूप माने जो आप कार्यकारी रूप देखते हैं, वो प्रदान करता है यांग। तो इन दोनों का संबंध कैसे है? हम लोग जैसे पढ़ते हैं साइंस की भाषा में, पदार्थ और ऊर्जा। हम कहते हैं ये पदार्थ है, इसके अंदर जो ऊर्जा निहित है वो यांग है, और जो पदार्थ है वो हमारा इन है। अब हम लोग बीमारी के संदर्भ में देखिए भाई कैसे, तो अगर इन और यांग, यानी जो आपकी शक्तियां हैं, जो आपकी स्ट्रक्चर है, जो आपका फंक्शन है, एक स्ट्रक्चर हो गया इन और फंक्शन हो गया यांग। तो अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन जो आपका जैसे आप था वैसे ही है, संतुलित है, जैसे आप जन्म से थे वैसे अगर हमारे लिए है, तो ठीक है। लेकिन अगर इस बैलेंस फॉर्म में नहीं हुए, स्ट्रक्चर बदला या फंक्शन बदला, तो आप संतुलन दोनों के बीच में नहीं हुआ, तो आपको बीमारी का, पहली बार बीमारी दिखाई पड़ने लगेगी। ठीक? अब ये दोनों डिसबैलेंस हो गए, मान लीजिए किन्हीं दशाओं में कोई परिस्थितियां हुई, बाहरी आंतरिक कुछ भी, तो इनमें
परेशान हो गए और दोनों के बीच बैलेंस नहीं हुआ, तो आप अगर आपकी क्षमता ये है कि अगर आपकी लड़ने की क्षमता, जिसको इम्यूनिटी पावर कह देते हैं हम लोग, अगर लड़ने की क्षमता ये है कि आपने इसको बैलेंस कर लिया, तो यही आप निरोगी हो जाएंगे। और अगर बैलेंस नहीं कर पाए तो आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। अब ये तमाम गतिविधियां हैं। पृथ्वी सूर्य, जैसे पृथ्वी इन है, सूर्य यांग है, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा इन है, यांग सूर्य है, चंद्रमा और पृथ्वी की तुलना करें तो पृथ्वी यांग है, रात दिन में रिंग इन रात है, दिन वो है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द और देखिएगा, दाया और बाया, दाया इन है और यांग बाया यांग है। ये अवधारणा चीनी दर्शन की अवधारणा है। उनमें क्या था कि वो जो राजा थे वांग डीनेजिंग, जिनको येलो एम्परर कहा जाता था, या अन्य राजा जिनके काल में ये सब डेवलपमेंट हो रहा होगा, वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। तो दक्षिण दिशा के मुंह से हम लोग तुलना करें कि बायां हाथ किधर होगा, आप लोग बताइए कोई। पूरब साइड। पूरब साइड। पूरब में सूर्य है, सूर्य क्या है, यांग, यांग। तो लेफ्ट वाला यांग हो गया। इस आधार पर दाया वाला इन हो गया, तो बायां यांग हो गया, दाना इन हो गया। ठीक है, इस अवधारणा पर ये दाया बाया का कंसेप्ट है। और सब वही है, और सब मोर और लेस वैसे ही, ऋणात्मक धनात्मक, निर्बल बलवान, अंदर बाहर, गहरा। गहरा क्या है, जो गहरा है वही तो इन है, और जो छिछला है वो यांग है। जो बाहरी है वो यांग है, जो अंदर है वो हमारा इन है। जो भौतिक पदार्थ है वो हमारा इन है। जो सूक्ष्म भाव है, जो शब्द और अर्थ है, जो शब्द है वो इन है, जो अर्थ है वो यांग है। जो पदार्थ है वो इन है, जो ऊर्जा है वो, जो हमारी ऊर्जा है वो हमारा यांग है। शांत और क्रोधी। हाँ शांत बिल्कुल, और क्रोधी। हाँ हाँ, शांत होगा तो इन होगा, शांति अक्रोध इन। ठीक है। ऐसे हम लोग पूरी अवधारणा में रखते हैं। आराम कर रहे हैं तो आराम बने इन, और श्रम कर रहे हैं तो यांग के रूप में। ठीक, ऐसे ही अब इन यांग सिद्धांत का हम लोग शरीर में कैसे किया गया, तो शरीर में हम लोग कहते हैं ना, हम लोग पढ़ा भी पीएचडी में कि सेल है, फिर टिश्यू है, फिर ऑर्गन है, फिर सिस्टम है, फिर सिस्टम के बाद बॉडी है। ये तो हम लोग पढ़ रहे थे, ऐसे डेवलपमेंट था। तो शरीर में टिश्यू या ऊतक क्या करता है, ये भौतिक आधार है। यही तो भौतिक आधार है, टिश्यू तो बना, एक टिश्यू बना, वही तो हमारा भौतिक, वो जो भौतिक आधार है वही इन है, वो होने का इन है। तो अब जिसके आधार पर क्या होता है, यांग क्या करेगा, यांग के कार्य क्या होते हैं, इन्हीं ऊतकों को फिर ब्रेक करके फिर नए ऊतक का क्रिएशन करता है। यही तो करता है। एक ऊतक, कोई टिश्यू है, वो ब्रेक होता है, कैटाबोलिज्म, फिर उसका फिर क्या होता है, एनाबोलिज्म होता है। तो कैटाबोलिज्म माने ब्रेक करना, एनाबोलिज्म माने जोड़ना, और इन दोनों के संयुक्त रूप को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो वही चीज है इसमें कि जो भौतिक आधार है, कैसे, क्यों, टिश्यू हमारा भौतिक आधार है। इसको हम लोग इसको तो हम लोग इन मान लिया, आगे बताएंगे, इन मान लिया। फिर इसके आधार पर जो इनको ब्रेक करके फिर कोई नए टिश्यू बने, तो वो भी तो हमारा है। तो वो काम कौन कर रहा है, वो यांग है। जो मेटाबॉलिक परिवर्तन कर रहा है वही तो यांग है, क्योंकि बिना उस ऊर्जा के परिवर्तन कैसे हुआ, उस ऊर्जा की वजह से परिवर्तन हुआ, वही यांग है। तो टिश्यू इन हो गया, और ऊर्जा यांग हो गया। नारी पुरुष के सर एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ अभी या बाद में? बोली। सर जैसे कल जब आप 5 एलिमेंट्स का डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें जैसे अभी आपने बताया कि यिन स्त्री है और यांग पुरुष है, लेकिन कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें जो कंटिन्यूस वर्क करते हैं उसको यिन ऑर्गन बताए गए थे। जैसे
जो हमारे होलो ऑर्गन है, उसको हम, हाँ हाँ, यस, हाँ जी, तो उसको यिन बताया रहे थे, जबकि यहाँ पे जैसे है और अपना साइड है, बॉडी के साइड में भी जो जिसको स्ट्रॉन्ग रहता है उसको हम यांग बताते हैं। तो जस्ट वो एक क्लैरिफाई करना था सर। हाँ, तो उसमें जैसे, कुछ अंतर आया क्या? हाँ, जैसे गोल ब्लेडर को हम हस्बैंड बोलते हैं ना, कि गोल ब्लेडर इज हस्बैंड ऑफ नहीं, हम देखिए, मैं लीवर। इस पॉइंट पर नहीं बोलते। हम तो हमेशा मना करते हैं कि आप अच्छा, हस्बैंड वाइफ वाला मत बोलिए। ओके ओके, हम हमेशा ठीक कहते हैं कि सिद्धांत में चाइनीज ने कहीं कहा है, नहीं कहा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन है। हम अच्छा, लोग हस्बैंड वाइफ, हम लोग खोखले ऑर्गन और वहाँ सॉलिड ऑर्गन कंसेप्ट है। ओके, वहाँ यहाँ पर हम लोग जब आगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर करने लगे, लोगों ने बहुत चीजों को और एडमिशन के रूप में ले लिया, लेकिन हम कभी नहीं कहते हैं कि हम उसको हस्बैंड कहिए, उसको वाइफ अच्छा, कहिए ना। हम कहते ओके हैं सर, सॉलिड ऑर्गन यानी इन, और खोखले ऑर्गन यांग। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, तो भौतिक आधार, तो इन और भौतिक आधार। अब देखिए, ये जो यहाँ देखिए, जो ओवा है वो इन है, जिसमें फंक्शन कोई करता है वो स्पर्म है, तो वो फिर शरीर का निर्माण करता है, फिर वो यांग, इन और यांग के रूप में हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे प्रगति पूरा है कि वो जो क्रिएशन, और क्रिएशन के बाद फिर वही तो मेटाबॉलिज्म, वही तो हुआ। जो एनाबॉलिज्म हुआ वो यांग है, क्योंकि कोई रिएक्शन हुआ तभी तो एनाबॉलिज्म हुआ। और कैटाबॉलिज्म ब्रेक किया, जो ब्रेक करने काम किया वो भी मेटाबॉलिज्म है, वो भी तो ब्रेक किया। तो ब्रेक कर, लेकिन जो ब्रेक हुआ वो पदार्थ है, वो इन है। जो ब्रेक करने की कार्यवाही हुई वो यांग है। अब वही देखिए, शरीर के आंतरिक, अब दो तरह के शरीर में देखिए, नॉर्मली एक दो तरह का क्लासिफिकेशन है। पहले आंतरिक अवयव कौन है? जो छिपे हुए हैं, अंदर है बिल्कुल, वो हम उनकी तुलना में, हम लोग कहा तुलनात्मक है, तो उनकी तुलना में जो बाहरी है, बाहरी प्रभाव से जो मुक्त, क्योंकि बाहरी में बाहरी अटैक है, तो बाहर जो है वो यांग है, लेकिन अंदर बाहरी प्रभाव से वो मुक्त है, वो इन है, वो ऑर्गन इन के रूप में है। तो बाहरी त्वचा क्या है? बाहरी त्वचा, उसमें हीट भी आएगी, उसमें आपका पानी भी पड़ेगा। तो ये बाहरी त्वचा और मांसपेशियां जो कंपेरेटिवली बाहरी प्रभावों से प्रभावित होते हैं, मतलब जो ऊर्जा आपकी है, ऊर्जा है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है, तो वो यांग है। अब शरीर से देखिए, यहां तुलना करिए, शरीर से शरीर का नाभि से निचला हिस्सा कि इसके पृथ्वी के संपर्क में है, तो वो इन है। ऊपर का हिस्सा सूर्य के, या ऊपर की स्वर्ग के, या ऊपर सूर्य के उसमें अधिक चलायमान है, और ऊपर का संपर्क में है, इसलिए यांग है। शरीर का जो अगला भाग, हाथ पैर सभी ढके जा सकते हैं, ढक सकते हैं, तो वो क्या है? इन है। और जो खुले हो सकते हैं वो यांग है। ये तुम लोग कह रहे हैं जो बाहरी है वो यांग है। अब अब यहां और समझिए कि दोनों का रिलेशनशिप कैसा है। आंतरिक, इन तो आंतरिक कह रहे हैं, अंदर छिपा हुआ है, बाहरी यांग है। दोनों जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। कैसे रिलेशन में, कैसे दोनों जुड़ते हैं? एक किले का उदाहरण समझिए। एक किला है, किले के अंदर कुछ सैनिक हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई लोकल सुरक्षा कर रहा है, राजा रानी की सुरक्षा कर रहा है, प्रजा की सुरक्षा कर रहा है। और एक किले के बाहर तैनात है फोर्स, किले की ऊपरी दीवारों पे तैनात है फोर्स, जो परकोटे बने हुए हैं, और बाहर भी सेना तैनात है। वो दो तरह की सेना हो गई। तो जब बाहरी सेना तैनात है वो क्या है? वो यांग है। जो सुरक्षा के लिए बाहरी तैनात है वो यांग है। जो अंदर है वो भी सैनिक है, लेकिन वो इन है। अब तुलना करिए, अगर यांग जो है कमजोर पड़ जाए किसी कारणों से, तो किला टूट जाएगा, तो तो इन सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अगर यांग सुरक्षित नहीं है तो इन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर किले की दीवार टूट गई तो अंदर बाहर शत्रुओं का
घेरा हो गया और शत्रु घेर लेंगे, राजा रानी मार दी जाएंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए कि अगर मान लीजिए इन खाना न बना के दे उनको, इन कमजोर पड़ जाए और ये भोजन न उनको सप्लाई कर पाए, तो क्या भोजन के अभाव में मर नहीं जाएंगे वो? तो यानी दोनों के किले की सुरक्षा के लिए दोनों की आवश्यकता है। इसीलिए हमारा जो शरीर है किले की तरह है। इन और यांग दोनों को बराबर का हिस्सेदार माना गया है। अगर यांग कमजोर हो जाएगा तो इनको बाहरी प्रभावों से वो बचा नहीं पाएगा, इसलिए, और अगर इन कमजोर हो जाएगा तो यांग को आवश्यक पदार्थ ही नहीं दे पाएगा, तो कमजोर बना देगा। ये रिलेशनशिप है किले की तरह। शरीर की बाहरी सतह, बाल, त्वचा, रक्त वाहिनियां, बाहरी तंत्रिकाएं जो नर्व्स वाली है, ये क्या है? खुले होने का यांग है। जो ऊपर की तरफ बाहर रहते हैं वो यांग है। बहुत ऊपर नहीं, थोड़ा सा अंदर जा सकते हैं, वहां पर यांग है। और जो आंतरिक भाव के हैं, जैसे हमारे क्या है आंतरिक भाग में क्या है? आते हैं, हड्डियां हैं, ब्रेन का वो है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन है। ये जो है पोषण के आधार है, ये पोषण दे रहे हैं क्योंकि पदार्थ है, यही पदार्थ। इन बताए किले वाला जो बता रहा था, तो कौन पोषण दे रहा था? वही तो भोजन सप्लाई कर रहे थे। अगर भोजन सप्लाई न करें तो बाहर को भोजन नहीं मिलेगा। तो ये पोषण के आधार होने का चिन्ह है। और फिर जो आंतरिक अंगों को पुनः दो भागों में बांट दिया गया। यहाँ पे देखिए उन्हीं का, ये चाइनीज कंसेप्ट ही है, उसी का इंग्लिश की किताब है, उसके आधार पर है, ये अमेरिकन राइटर की है। तो जो खोखले हैं, यहाँ खोखले अंग की बात करिए, यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं की गई। यहाँ जो हॉलो अंग है वो कैटाबॉलिज्म का कार्य करते हैं, वो यांग है। बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, स्टमक, ट्रिपल वार्मर, ये सब मशीनरी, जो यूरिनरी ब्लैडर, ये सब बाहरी वातावरण से के पदार्थ को प्रोसेस करते हैं, जो प्रोसेसिंग के काम करते हैं, वो हमारे खोखले अंग हैं और उनको यांग कहा गया कैटाबॉलिज्म के। जो ठोस है, सॉलिड अंग है, एनाबॉलिज्म का काम करते हैं, वो इन है। तो वो क्या करते हैं? लीवर है, हृदय है, स्प्लीन है, फेफड़े हैं, ये पदार्थों में प्राप्त जो आवश्यक है और पोटेंशियल ऊर्जा को संग्रहित करते रहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी उन्होंने उसको कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे ठोस ऑर्गन के रूप में एनाबॉलिज्म का काम करते हैं। वो चीजों को जोड़ करके एक चीज बना देते हैं। और जो ब्रेक काम करते हैं कैटाबॉलिज्म, वो हमारा यांग ऑर्गन है। अब और आ जाइए अंदर। हम लोग रक्त मानते हैं और ची मानते हैं। हमारे शरीर में 3 चीजें होंगी। शरीर, रक्त होगा, चीज इसको की बोलते हैं हम लोग, वो होगा, और हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमिडिटी है ना, वो भी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो हम लोग अभी 2 की तुलना कर रहे हैं यहाँ पर। रक्त और ची, शरीर में इन और यांग को, रक्त क्या है? रक्त इन स्वरूपा है, इन के रूप में है। और ची क्या है? यांग स्वरूपा है, क्योंकि वो एक्शन करती है, वो कोई फंक्शन करती है, इसलिए वो यांग स्वरूपा है। रक्त, अब देखिए यहां पर आप और ध्यान, रक्त वास्तव में, रक्त को चाइनीज दर्शन ने कहा कि इन नहीं है, इन कोई नहीं हो सकता। इन और यांग क्यों नहीं हो सकता कोई? क्योंकि ये प्रकृति के व्यक्त रूप है, इनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। ये इसका कहने का आशय है। ये एक सार्वभौमिक विचार के रूप में है, दार्शनिक विचार के रूप में है। यह इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती किसी से भी। रक्त इन स्वरूप हो सकता है, लेकिन रक्त इन नहीं हो सकता। यहाँ पर बस यही ध्यान देना है और कुछ नहीं। शरीर में इन और यांग को अभिव्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बट दे आर नॉट इन एंड यांग। रक्त वास्तव में इन प्रकृति का है, किंतु उसका परिभ्रमण, सर्कुलेशन यांग प्रकृति का है, प्रकृति के रूप में है, उसका नेचर है, यांग नेचर है, बट नॉट, इट इज नॉट यांग। रक्त इज नॉट इन प्रकृति है। सर्कुलेशन जो कर रहा है वो यांग प्रकृति का है, जिसको आप ची कह लीजिए।
तो आप ची कर रहे हैं, मान लीजिए ची कह रहे हैं, उसको या की कह रहे हैं, वो यांग प्रकृति का है लेकिन यांग नहीं है। कफ क्या है? कफ की प्रकृति भी तो इन है, लेकिन जो उसका सिक्रेशन हो रहा है वो गति, वो यांग नेचर की है। हमारा यूरिन, हमारा पसीना, दोनों की प्रकृति तो इन है, लेकिन जो फंक्शन है, जो बनाता है, कैसे बनता है, ये बनाएंगे कैसे, वो जो छन्ने की प्रकृति है वो कैसे बनेगी, हीट एनर्जी की वजह होगा। ये सब यांग प्रकृति की है, लेकिन यांग नहीं है। बस वैसे ही पोषक तत्व की प्रकृति तो इन है। कोई भी पोषक तत्व, कोई भी न्यूट्रिशन एलिमेंट होगा वो इन प्रकृति का तो होगा, लेकिन उसको न तो हम इन कह सकते हैं, इन नहीं है, वो इन प्रकृति की है। उसी तरह जो उनका आगे जो उसको बनाएगा, जो एनर्जी उस पर लगाएगा और उसको प्रक्रिया बना देगा, छानने की प्रक्रिया, बनाने की प्रक्रिया, ये जो होगी वो यांग प्रकृति की होगी, लेकिन यांग नहीं होगी। बस इसको ये थोड़ा समझना है कि यांग और इन, हम लोग कहते हैं ना, इन यांग नहीं है, बल्कि इन प्रकृति है, यांग प्रकृति। जल की भांति ही रक्त भी इन प्रकृति का, जल भी तो है इन प्रकृति का, नीचे जा रही है, इन प्रकृति है। रक्त भी इन प्रकृति का है, किंतु इन वास्तव में रक्त नहीं है। फिर वही कह रहा है, ऋण वास्तव में रक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? और न रक्त के समान है, क्योंकि इन तो एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, एक विचार है, सचल प्रक्रिया की एक स्थिति है। लेकिन रक्त तो एक पदार्थ है जो शरीर में मौजूद है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा विचार है, इसलिए दार्शनिक विचार है। इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि जल हमारा रक्त है तो इन नेचर का है, लेकिन इन जो हम लोग कहते हैं, नॉर्मली भाषा में हम लोग कह देते हैं कि इन है, लेकिन इन नहीं है। इन सदृश है, इनके स्वरूपा है, इनके रूप में है। ठीक है। ची यांग का कार्य रक्त इनकी भांति को देना। ची जो है वो भी यांग ही है, यांग कहते हैं, यांग रूप है। इन जो ची है वो भी यांग रूप है, वो उसको रक्त जो हमारा चिन्ह है उसको गति देता है। तो वो इसलिए ये समझना जरूरी है कि रक्त और ची को अलग नहीं कर सकते। हम लोगों ने कहा ना था कि इन और यांग को अलग नहीं कर सकते, वही कह रहे हैं। रक्त मान लीजिए अगर हम मानते हैं कि इन स्वरूपा है और ची जो है यांग स्वरूपा है, तो दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे शरीर में, हम अपनी भाषा में काम करें हम, और उसमें कि हमारा एक द्रव्य है, आयुर्वेद की भाषा में बात करें, हम एक शरीर हमारा द्रव्य है, और हमारे शरीर में, द्रव्य में कर्म और गुण है। तो कर्म और गुण यांग है, क्योंकि जो गुण है वो हमारे दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उन्हीं गुणों के कारण हम काम कर रहे हैं ना, फंक्शन कर रहे हैं। तो जो कर्म है और गुण है वो हमारे यांग प्रकृति के हैं। तो हमको क्या कर सकते हैं? हमको उन कर्म गुणों से अलग नहीं कर सकते। वैसे भी कह रहे हैं कि दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। और अगर आपने दोनों को विभाजित कर दिया, अब कर दीजिए विभाजित, देखिए क्या होगा। अगर रक्त और ची को अलग कर दीजिए तो रक्त होगा, लेकिन मूवमेंट कैसे होगा? अगर मूवमेंट नहीं होगा तो मूवमेंट लाने के लिए आपको ची चाहिए ना, यांग का स्वरूप चाहिए। तो गत देने के लिए चीन यांग नहीं होगा। और मान लीजिए रक्त बिल्कुल ना हो और केवल आपके पास यांग ही हो, ची हो केवल, तो क्या करेगा ची? ची के पास किसी आधार को मूवमेंट कराने के लिए कोई पदार्थ ही नहीं होगा। इस प्रकार वस्तुतः इन और यांग मूल है, जिनसे ची और रक्त जन्म लेते हैं। देखिए, इन और यांग मूल है जिनसे ची और रक्त जन्म लेते हैं और बाद में विकसित होते हैं। यह उसी प्रकार है जैसे, आप याद करिए, जैसे एक शिशु माँ के गर्भ से जन्म लेता है किंतु विकसित स्वयं होता है। अब एक शब्द जो हम लोग ह्यूमिडिटी बात बोलते हैं ना, ह्यूमिड, मॉइस्चर उसको बोला गया है, वही मॉइस्चर वही ह्यूमिड है। तो मॉइस्चर रक्त और ची की माध्यमिक, इनके बीच में रक्त है और ची है, उनके बीच में मॉइस्चर है, ये उसकी माध्यमिक स्थिति है। अब कैसे?
आगे कैसे, इसी में थोड़ा सा समझ जाए, पूरा दिन नहीं, ये विचार समझना जरूरी है बस। शरीर में रक्त, ची और मॉइस्चर किस प्रकार के हैं, तुलना देखिए। रक्त है, ची है और मॉइस्चर, तीनों चीजें हमारे शरीर में है। हमारे पास देखिए ना, रक्त भी है, बॉडी फ्लूइड्स भी है और एनर्जी भी, यही तो है, हम लोग कहते हैं, यही पढ़ते भी हैं, तीनों चीजें हैं। उसी प्रकार से है जैसे पृथ्वी में, क्या देखिए, तुलना करके, पृथ्वी में क्या है, थल है, वातावरण है और सागर है, एटमॉस्फेयर है ना, तो एटमॉस्फेयर है, थल है, सागर है, तीनों, तो तीनों जैसे यहाँ है वैसे बाहर भी संसार में है। रक्त टिश्यू या शरीर के भौतिक रूप को नियंत्रित करता है। ये रक्त जो है टिश्यू को, यानी ये जो शरीर का भौतिक रूप है उसको नियंत्रित करेगा। मॉइस्चर क्या करेगी, शरीर के आंतरिक वातावरण को, अर्थात शरीर के आंतरिक सागर को नियंत्रित करती है। जो आंतरिक वातावरण और सागर है इसको नियंत्रित करती है मॉइस्चर। और ची क्या करती है, ची क्या करती है, शरीर के आकार को, उसकी क्रिया को और स्वयं को व्यवस्थित करने के कार्य को नियंत्रित करती है। ची का कार्य क्या है, शरीर के आकार को व्यवस्थित करेगी, उसकी क्रिया को, फंक्शन को करेगी, और स्वयं को, अपने को व्यवस्थित रखने का, कि हम भी व्यवस्थित रहे, अपने को स्वस्थ और व्यवस्थित रहने के कार्य को नियंत्रित करती है। अब और एक सेंटेंस पढ़ लीजिए और यहीं से समझ लीजिए कि ये दार्शनिक विचार कितना महत्वपूर्ण है। ची केवल इतना ही नहीं है, ची को बहुत अधिक पावरफुल माना गया कि ची केवल इतना ही नहीं है, वरन वो संपूर्ण रूप से रक्त, मॉइस्चर, ची, थल, सागर, वातावरण, मतलब जो अंदर आंतरिक है आपको, कि थल, सागर, वातावरण, इनके समग्र रूप से नियंत्रित कर रही है। और वो किसके जन्म लिया है, जन्मदाता कौन है उसका, यांग। लेकिन ची भी यांग नहीं है, ची नियंत्रित कर रही है सब चीजों को, लेकिन यांग नहीं है। यांग और सार्वभौमिक विचार है, दर्शन है, सिद्धांत है। शरीर में बिना उचित मॉइस्चर के, अगर कोई मॉइस्चर ठीक से नहीं हुआ, जो हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी होनी चाहिए शरीर में, अगर उचित मॉइस्चर नहीं हुआ तो ची क्या होगी, जो आपका ची जिसको बोलते हैं ऊर्जा, ये गर्म होकर आंदोलित, गर्म हो जाएगी। मॉइस्चर नहीं होगा तो गर्म हो जाएगी, और गर्म हो जाएगी तो रक्त को सुखा देगी। होता है ना ऐसा, सुखा देती है। बिना रक्त, अगर माने रक्त न हो, बिना रक्त के मॉइस्चर, अगर बिना रक्त मतलब रक्त न हो तो मॉइस्चर जो, अगर मॉइस्चर है भी तो क्या होगा, वो बिखर जाएगा। और ची काम का क्या करेगी, उसके पास है ही नहीं, रक्त है ही नहीं, तो क्या करेगी वो। बिना ची के मॉइस्चर और रक्त का, अगर ची ना हो तो क्या होगा, मॉइस्चर और रक्त का प्रवाह, मूवमेंट रुक जाएगा और गति रुक जाएगी, तो जम जाएंगे। तो वे जम जाएंगे। अतः रक्त, मॉइस्चर और ची तीनों की उपस्थिति जीवन के लिए आवश्यक है। ये जो कंसेप्ट आया है, चीनी दर्शन का, ये सिद्धांत इसलिए बताना आवश्यक था कि आप लोग yin और yang को फर्स्ट और सेकंड में ही पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आपको इसके ये माना जाएगा कि आपको yin और yang का पूरी अवधारणा आपको मालूम है। तो yin और yang की अवधारणा को एक थोड़ा विचार के रूप में लीजिएगा। हम लोग उनको सब उन्हीं के, yin और yang इतना बड़ा कंसेप्ट है कि वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, ना कभी समझ में आ सकता है। वो केवल थोड़ा बहुत जाना जा सकता है, क्योंकि व्यक्त प्रगति को कौन जान सकता है। हम लोग उसको कहीं कहीं, हम लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों ने एग्जैक्टली वही किया है, हम लोगों ने गीता में कहीं कहीं इसको परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के रूप में किया है, लेकिन वो भी डिफाइंड, उसमें हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें रिसर्च हुई होगी। वो दार्शनिक विचार वो भी था, दार्शनिक विचार ये भी है, तो वो दार्शनिक विचार भी पर प्रकृति ने अपने को दो रूपों में प्रकट किया है, यहाँ विचार वही है।
हम इसको और आगे ले जाते हैं। अगर हम कहें तो हम लोग जो भारतीय दर्शन में इसका विचार बहुत रूप में आया है। हम लोगों ने कृष्ण और राधा को एक माना है, कृष्ण और राधा को एक माना है, यानी हम लोगों ने इन और यांग जो अवधारणा थी वो माना है। कहा कि ईश्वर ने अपने को दो रूप प्रकट किया है, यही हम लोग नॉर्मली कहा है। दर्शन विचार में देखिए तो वो कहते हैं राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है। तो ये जो विचार आया है, ये देखिए दार्शनिक विचार उस समय उस काल के प्राच्य दर्शन के, जिसको हम लोग कहते हैं कि अपना चाइनीज चीनी दर्शन भी उसी में था, इन सब में प्रगति के साथ बहुत तालमेल की अवधारणा थी। और वही तालमेल हमको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं सहज जीवन। आप पढ़ेंगे आगे चल के ट्रीटाइज वन में कह रहे सहज जीवन। सहज जीवन तो हम लोग वही जानते थे। सहज जीवन माने प्रकृति के साथ तादात्म्य, प्रकृति के साथ उदारता, प्रकृति पर दोहन, प्रकृति का दोहन नहीं, प्रकृति पर विजय नहीं, विजय की कामना नहीं, प्रकृति के साथ सहयोग का। हम प्रकृति को दे रहे हैं और प्रकृति से हम कुछ ले भी रहे हैं। हम ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हमारा ले रहे हैं, वो हमारे लिए हितैषी हुए ना। तो वैसे ही हितैषी जैसे शरीर में हम लोग देखते हैं कि या हम लोगों ने पढ़ा है कि लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग पढ़ा है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो वो हमारे हमसे कोई लेते नहीं है, वो खराब बैक्टीरिया की तरह रक्त को चूसते नहीं है, बल्कि वो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें से अपने लिए भोजन बनाते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कहीं हम लोग नहीं ठीक कर पाए अपने फंक्शन में, उसको ठीक करके और तब अपने लिए खाना जुटा लेते हैं और आपके लिए कुछ चीजें क्रिएट कर देते हैं। तो ये ऐसे नेचर है। नेचर ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, उसको सोख लिया, उससे उन्होंने आपको ऑक्सीजन बना के दे दिया सूर्य प्रकाश से। तो ये सब चीजें तो प्रकृति के साथ थी, प्रकृति ने निस्वार्थ भाव से आपको सब दिया। तो हमारा ये जो नेचर था वो नेचर प्रकृति के साथ तादात्म्य वाला था, वो हमारा विरोधी नहीं था। तो उसी तरह ये दार्शनिक विचार हुआ कि दो शक्तियां थी, उन शक्तियों के बारे में कहा गया। उन्हीं शक्तियों के आधार पर हमारी सारी उनकी चाइनीज थ्योरी जो है पूरा इन्हीं विचारों पर है। दो विचारों पर है कि व्यक्ति जो है कि भौतिक शरीर के साथ एक पराभौतिक शरीर है, ऊर्जा शरीर है जिसको कहा गया। वह ऊर्जा शरीर बीमार होता है और ऊर्जा शरीर बीमार होने से होता है फिर ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा, जन्म से आती हुई ऊर्जा, भोजन से आती हुई ऊर्जा, इन ऊर्जाओं के माध्यम से फिर जो आपके जन्म के मिली आपको ऊर्जा, उसका परिष्करण होता है अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से। ये सब कंसेप्ट थे। तो उन कंसेप्ट को आधार पर ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट सफल भी रहा। ट्रीटमेंट को बाद में 1940 के बाद जो है हमारे डॉक्टर आरवाल ने जो है उसको जस्टिफाई कर दिया। तब ये सिद्धांत मान लिया गया कि सिद्धांत ये हमारा मॉडर्न साइंस से मेल खाता है। उसके पहले तो दार्शनिक विचार के रूप में हम लोग उसको ले रहे थे। यद्यपि ये साइंस वो भी कह रहे थे, हम लोग भी कह रहे थे, लेकिन ये कोई जस्टिफाई नहीं हो रहा था। प्रोफेसर डॉक्टर आरवाल ने उसको जस्टिफाई कर दिया। तो हम लोग इन्हीं जो आज का ये वो है इन यांग पे हम लोग फिर आगे ट्रीटाइज 7 में जब चर्चा होगी तो हम लोग यांग और इन पर थोड़ा हल्के से चर्चा और भी करेंगे। लेकिन बेसिक रूप से यही इन यांग का विचार है जिसको हम लोगों को जानना है और उसी के आधार पर हम लोगों को कंसेप्ट के रूप में इसको लेना है कि हमारे शरीर में कैसे कैसे ये होते हैं। ये ना इनकी तुलना यांग और इनकी तुलना किसी से नहीं की जाती। दोनों सार्वभौमिक आधार हैं, दोनों एक विचार के रूप में हैं और तो है जो है वो प्रकृति से हैं, वो भौतिक शरीर वाले हैं, भौतिक आधार वाले हैं, इसलिए उनकी तुलना नहीं हो सकती है। तो हम अपने इन विचारों को, अपने वीडियो को प्रचारित करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, इन यांग को भी हम जानेंगे कि कैसे है। और अल्टीमेटली इस ज्ञान के आधार पर हम ट्रीटमेंट की उद्देश्य पढ़ रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ये आपके प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको डेवलप करना है। तो सेमेस्टर 1 के जो लोग हैं वो डेवलप करें, जो अगले सेमेस्टर के लोग हैं वो इस विचार को अगर ठीक से आत्मसात नहीं कर पा रहे थे तो अब आत्मसात करें और ट्रीटमेंट बढ़िया से करें, सो दैट कि खेमका सर का जो मूल मोटो है ईच
रीच वन, टीच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन, उसको सार्थक रूप प्रदान हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का विराम लेते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। नमस्कार धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद। हाँ